अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे सब के सब। शबे तो हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसको मैं थोड़ा सा ज़रा रिकैप कर दूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर्स के बाद ज्वाइन किए। अच्छा, कोई बात नहीं। जिन्होंने पेपर्स के बाद ज्वाइन किया है कोई इशू की बात नहीं है। हमने जो डिस्कशन किया था वो लेक्चर्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो लेक्चर्स, वो आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, थोड़ा इंटेंशनली भी नहीं किया क्योंकि पेपर्स चल रहे थे बच्चों के, तो वो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आगे का जो डिस्कशन है उसके अंदर पीछे की कोई चीज़ अगर इन्वॉल्व हुई तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ क्विकली रिकैप कर दूं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। इनकम टैक्स का डिस्कशन हमने शुरू किया था। इनकम टैक्स के डिस्कशन में सबसे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिस्कशन किया। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर पर अप्लाई हो रहे होते हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स और बर्डन ऑफ टैक्स सेम पर्सन पर होता है, यानी टैक्स पेयर पर होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहे होते। जज़ाकल्लाह। डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहे होते, इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं, क्योंकि जाते तो जेब से, जब जाएंगे जेब से तो डायरेक्टली अप्लाई हो कि ना हो, इनडायरेक्टली तो हो ही गए अप्लाई। जाएंगे तो जेब से, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, इनडायरेक्टली अप्लाई होते हैं। लेकिन ये बेस करते हैं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स, और इसमें बर्डन जाता है एंड कंज्यूमर पर। हमें पता है हम कोई भी चीज़ लेते हैं, अब बिस्किट ले लें शॉप से जाके, उस पर सेल्स टैक्स लिखा होता है, वो आप पे कर रहे होते हैं। ठीक है, आप नेस्ले का मिल्क पैक ले लें, एवरीडे का दूध ले लें, चाय ले लें, उस पर सेल्स टैक्स लिखा होता है, वो आप लोग अपनी जेब से पे करते हैं। तो बर्डन तो जाता है एंड कंज्यूमर पर, लेकिन इसमें बर्डन ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स सेम पर्सन पर नहीं होता। बर्डन ऑफ टैक्स तो एंड कंज्यूमर पर है, लेकिन टैक्स आप गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा नहीं करवा रहे हैं, आप तो दुकान वाले को पैसे दे रहे हैं। दुकान वाला आगे टैक्स जमा कराएगा, कैसे भी कराएगा, वो उसका मसला, वो हम सेल्स टैक्स में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गई बात। फिर मैंने आपको पूरा थोड़ा सा ज़रा इकोनॉमिक सिस्टम का ओवरव्यू दिया, वो ओवरव्यू आप लोग वीडियोज़ में देख लीजिएगा जिसका मिस हुआ। सही है कि किस तरह से ये टैक्सेस इकोनॉमिक इंजन को चलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ टैक्सेशन स्टूडेंट। ठीक हो गई बात। उसके बाद फिर हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ इनकम टैक्स का, जिसमें हमने इनकम के बारे में पहले डिस्कशन किया। सबसे पहले टैक्स के बारे में डिस्कशन किया। टैक्स क्या है? टैक्स बर्डन है, टैक्स एक बोझ है। आपको पता है टैक्स क्या है? जो इनकम कमाता है उसको उसके ऊपर एक चार्ज पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो एक बोझ है, आपकी जेब पे बोझ है, आपकी इनकम पे बोझ है टैक्स। अंग्रेजी जुबान में इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही आता है, बर्डन का आता है। टैक्स कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है, किस रेट पे लगता है, वो सारी डिस्कशन तो आपके सामने आने ही वाली है, बाद में देखेंगे। इनकम फिर हमने डिस्कशन किया, इनकम किसको कहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि इनकम कहते किसको हैं, नेचर। इनकम की नेचर के बारे में जो डिस्कशन है वो ऑर्डिनेंस के अंदर डेफिनेशन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो इनकम की नेचर को समझने के लिए, इनकम के नेचर को समझने के लिए फिर हमने कुछ केस लॉस का सहारा लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सहारा लिया, कुछ प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया। प्रेसिडेंसेस कहते हैं जो पुराने केस लॉज डिसाइड होते हैं, पुराने डिस्प्यूट्स जो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होते हैं, उसको प्रेसिडेंट्स कहते हैं। उनका सहारा लेते हुए मैंने कहा कि हम एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है हमारे पास, उसको हमने डिस्कस किया। उसके तहत हमने कहा कि हर रिसीट इनकम नहीं होती। जो मिलेगा पैसा, जो जेब में जाएगा, वो इनकम नहीं होगा। रिसीट इनकम भी हो सकती है और हो सकता है कि वो इनकम ना हो। तो जो इनकम होगी उसको हमने रेवेन्यू रिसीट का नाम दिया, और जो इनकम नहीं है उसको हमने कैपिटल रिसीट का नाम दिया। रेवेन्यू रिसीट की हमने पहले एग्जांपल्स देखी, सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदर सोर्सेज। ठीक है, और हमने कहा कि यही टैक्सेशन के अंदर हेड ऑफ इनकम भी हैं, हेड्स ऑफ इनकम भी हैं, जिस एक ही के हेड को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। फिर हमने एग्जांपल ली कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, ये इनकम नहीं है, इनकम नहीं है।
और उसकी बहुत सिंपल मिसालें हैं। आपने किसी से लोन लिया, ये इनकम नहीं है, रिसीट तो है, जेब में पैसा तो आया, लेकिन ये इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट है। टेनेंट ने फ्लैट लिया है, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने वापस करना है, ये लैंडलॉर्ड की इनकम नहीं है, कैपिटल रिसीट है। रिसीट तो है लेकिन कैपिटल रिसीट है। तो फिर हमने लिखा कि रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस के अंदर वो एग्जेम्प्ट है तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर हम उसको इनकम नहीं मानेंगे। उसकी भी मैंने एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। पेंशन हो गई, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्सड एज डीम्ड इनकम। लेकिन कोई कैपिटल रिसीट को अगर लॉ कह दे कि इसे हम इनकम मानते हैं और हम टैक्स करेंगे, तो फिर हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसकी भी एग्जांपल्स हमने देखी। हमने कहा किसी से लोन कैश में रिसीव कर लिया जाए तो इनकम बन जाती है, ठीक है। इसी तरह जो टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया जाए, वैसे तो इनकम नहीं होता, लेकिन लॉ कहता है कि ये आपकी इनकम है, इसे टैक्स करो। कैसे, वो बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को हमने फर्दर डिस्कस किया रिसीट्स को कि रिसीट्स होती हैं विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी में हमने देखा इनकम जनरेटिंग, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। डिफरेंस क्या था, इंटेंशन का डिफरेंस था। अगर इस इंटेंशन से आपने कोई एक्टिविटी की है कि आप इनकम अर्न करो, इनकम जनरेट करो, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। जैसे कि बिजनेस करना, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ सर्विसेज, सैलरी की सर्विसेज, सॉरी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आपने दी हैं, आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, कोई बात। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ एक्टिविटी की है लेकिन इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है? जी, ऐसा हो सकता है। मैंने मोबाइल बेचा, उसके लिए बायर तलाश किया, मोबाइल को साफ़ सुथरा कराया, एक्टिविटी थी, बायर तलाश किया, मोबाइल बेचा और गेन भी हो गया, लेकिन ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ये विद एक्टिविटी तो है, लेकिन मेरी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं थी। मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं दूसरा मोबाइल परचेज कर लूँ। मेरी इंटेंशन ये थी कि पेपर आ रहे हैं, मोबाइल पे मेरा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम लग रहा है, इसको मैं बेच दूँ, बाद में ले लूँगा। चाहिए वही बात। तो क्या इसके ऊपर आने वाला गेन टैक्सेबल होगा? इसके ऊपर आने वाला गेन टैक्सेबल नहीं होगा। इसकी मैंने मिसालें दी थी कि जो भी सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, मेरे बच्चों थोड़ा थोड़ा अगर तुम लोग आगे आ जाओगे तो ये एसी की बाउंड्री में आ जाओगे, गर्मी से बच जाओगे। अगर पीछे ज़्यादा गर्मी लगे तो आगे आ जाना, ठीक होगी बात। क्योंकि ये पीछे वाले कुछ मेरे ख्याल में 1-2 एसी नहीं चल रहे। जाहिर सी बात है यार, बिजली इतनी महंगी हो गई, क्या करें। हाँ, खाली सीटों में इतनी चलाएंगे। अच्छा खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था मैं कैपिटल रिसीट की बात कर रहा था। कैपिटल रिसीट की मैं बात कर रहा था कि सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स। हमने कहा सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, अगर किसी ने अपना कोई पर्सनल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट सेल किया है और उसके पीछे इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं है, तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा। इंटेंशन का पता कैसे लगता है, कोई बता दो मुझे? फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी से पता लगता है। अगर मैं बहुत फ्रीक्वेंटली एक चीज़ बेच रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन से पता लग जाएगा कि ये मैं इनकम जनरेट करने की मेरी इंटेंशन है। या उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, 10 मोबाइल के पीस खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, 20 मोबाइल के पीस खरीद रहा हूँ, इससे पता लग जाएगा कि ये मेरी इंटेंशन है टू जेनरेट इनकम। लेकिन अगर मैंने वन ऑफ आर्टिकल सेल किया है, घर का पुराना सोफ़ा एक दफ़ा बेच के तब्दील किया है, पुराना फ्रिज बेच के तब्दील किया है, उससे जो पैसे या इनकम आएगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये बातें हमने कर ली। उसकी मैंने एक्सेप्शन लिखवाई थी, एक्सेप्ट पेंटिंग एंड ज्वेलरी नहीं लिखाया था मैंने, एक्सेप्ट कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5, ये लिखवाया था मैंने। और उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, पेंटिंग ज्वेलरी, सही है। फिर हमने देखा था रिसीट विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी को हमने देखा था। फिर विदाउट एक्टिविटी में हमने देखा सबसे पहले वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर खुद की खुशी से अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, जैसे वालिदैन आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं बर्थडे पार्टी पे, किसी की मंगनी शादी हो रही है उसको एनवेलप्स मिल रहे हैं, तो हमने कहा ये वॉलेंट्री बेसिस पर आपको चीज़ दी जा रही है, क्योंकि आपकी कोई इंटाइटलमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो रही। आप कोई चीज़ बेचते हो तो ठीक है, पैसे सामने वाली पार्टी से लेना आपकी इंटाइटलमेंट बन जाती है। लेकिन वैसे अगर आप वॉलेंट्री बेसिस पर अगर किसी को कोई पार्टी दे रहे हो,
आपके अम्मा बाप आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपने मुझे अगर पॉकेट मनी नहीं दी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। 2 आएंगे, सही हो जाओगे, सही है, 2 थप्पड़ आएंगे, सही हो जाओगे। तो ये किसी को आप बाउंड नहीं, या आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अगर 5,000 रुपये का गिफ्ट लेके नहीं आओ तो मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आना, भाई दाखिला ममनू है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम किसी को। वॉलंटरी बेसिस पर फिर जो बंदा जो भी गिफ्ट दे रहा है वो क्या हो जाती है आपकी कैपिटल रिसीट, जो कि इनकम नहीं होती, जो कि इनकम, लेकिन उसकी एक्सेप्शन थी क्या, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। इसको बस याद रख लेना, इसको सिर्फ याद रख लेना, इसकी तफसीली बात हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन वो है जो आती है सेक्शन 85 सब सेक्शन 5 में। तो अब रिलेटिव कौन है और नॉन रिलेटिव कौन है अभी आपको ये नहीं पता। अब मैं इस चक्कर में पढ़ जाऊँ तो फिर आगे की चीज़ें तो रह जाएंगी, वो तो हमने पढ़ना है जब हेड ऑफ इनकम आएगा। लेकिन इतना बता दिया कि अगर नॉन रिलेटिव से कोई गिफ्ट रिसीव हो जाए तो वो फिर आपकी इनकम का पार्ट होगा, उस पर टैक्स लगेगा, सही है। फिर दूसरा हमने देखा लीगल राइट इज एस्टैब्लिश। अगर लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाए, कोई पब्लिकली स्कीम अनाउंस कर ले थर्ड पार्टी कि भैया आप क्या कहते हैं, कोई प्रमोशन, कोई गेम शो है, ठीक है भाई, कोई गेम शो है कि आप अगर ये जीत गए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जीतो पाकिस्तान हो गया। पहले हम जब छोटे थे तो पीटीवी पे तारिक अजीज़ शो आता था, उसमें बड़ी शौक से जो है ना वो हम उसके अंदर क्विज़ का कंपटीशन होता था, गाड़ी का भी होता था, बैतबाजी का कंपटीशन होता था। मैं बड़ी शौक से देखता था, मैं सिर्फ बैतबाजी का कंपटीशन देखता था, उसके अंदर मुझे अच्छा लगता था, शेर व शायरी का कंपटीशन। तो वो जो जीत जाता था, देन ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर दी प्राइज, देन ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर दी गिफ्ट, ठीक है। अब वो कैश गिफ्ट हो या गाड़ी हो या बाइक हो, अगर किसी को ये गिफ्ट ऐसा मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है गिफ्ट, तो फिर तो उसकी फिर क्या इस्टेब्लिश हो जाती है, उसका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। हमने कहा पब्लिकली स्कीम अगर अनाउंस हो रही है तो मिल तो वो भी वॉलंटरी रहा है, लेकिन इधर आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो रहा है। बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट नहीं मिल रहा, आपका कोई लीगल राइट इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जीतो पाकिस्तान में अगर आपको बाइक मिल गई है, आपको अनाउंस हो गई आपको बाइक मिल रही है, तो अभी आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है। और जब लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर ये रेवेन्यू रिसीट बन जाती है, जो कि क्या है, इनकम, जो कि टैक्सेबल है, सही है, जो कि टैक्सेबल। अच्छा, फिर मेरे को बताया कि इसी तरह और भी एग्जांपल ली थी। हाँ, प्राइस बॉन्ड की एग्जांपल मैंने ली थी, ठीक है, स्क्रैच कार्ड की एग्जांपल ली थी। और फिर मैंने ये बताया था कि लीगल राइट के अंदर होता है शरिया राइट, वो एक्सेप्शन है। इनहेरिटेंस इज योर शरिया राइट। शरिया राइट से जो पैसे मिल रहे हैं वो फिर चार्जेबल टू टैक्स नहीं होते, वो कैपिटल रिसीट हो जाती है। यही सारी बातें हमने की थी। और फिर हमने इनकम की डेफिनेशन भी स्टार्ट कर दी थी। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। देखो अब इसके अंदर इसने नेचर नहीं बताया, इसने बोला हर वो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, हर वो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसने ये नहीं बताया कि पान वाला पान बेचेगा वो चार्जेबल टू टैक्स है। कितना है वैसे, कितना अजीब लगेगा ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है पान वाला पान बेचेगा, मैंने पान वेंडर विल सेल पान्स, तो वो इनकम होगी, बताया नहीं है। देखो अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब पान वाले को बोलो तुम्हारी इनकम पे टैक्स है, तू इतना कमा रहा है, जाहिर सी बात है कराची में इतने पान वाले हैं कि पान वाला बहुत कमाता होगा भाई, गाड़ी में आता होगा, गाड़ी में जाता होगा, आपको क्या पता, पीछे गली में पार्क करता होगा, आपको क्या पता, ठीक है। आपने ज़्यादा सेल देखी, आपने पान वाले को बोला यार तुम तो बहुत कमाते हो, तुम कितना टैक्स देते हो, वो आपको घूरेगा, अगली दफ़ा पान और सिगरेट नहीं देगा। वो आपसे कह सकता है, वो आपसे कह सकता है कि किधर लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है कि पान बेचने के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। बात तो सही है कि नहीं सही है? मैंने कहा नहीं सर सही नहीं है। इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, और हर वो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है जो कि क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। और हर वो अमाउंट रेवेन्यू रिसीट है जो कि अर्न की जा रही है विद द इंटेंशन टू जनरेट इनकम, और एग्जेम्प्ट नहीं है तो टैक्सेबल है। बात समझ आ रही है? इसी तरह सेल्स टैक्स के अंदर भी जब जाएंगे ना, ये नहीं लिखा हुआ होगा बिस्किट पे सेल टैक्स है, ये नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा एसी परचेस करने पे सेल टैक्स है, ये नहीं लिखा होगा, चेयर पे सेल टैक्स है, ये नहीं लिखा होगा। क्या लिखा हुआ होगा, किस पे सेल टैक्स नहीं है, कौन सी एग्जेम्प्ट है, वो 6th शेड्यूल में आ जाएंगी, कौन सी जीरो रेटेड है वो 5th शेड्यूल में आ जाएंगी। अच्छा, इनके अलावा
सब टैक्सी वाले भाई क्या रेट है, सब पे 18 रेट है। किस पे 18 रेट है नहीं लिखा हुआ, लेकिन किस पर 18 नहीं है वो लिखा हुआ है, बाकी सब पे 18 है। सिंपल, समझ आ रही, लॉ का मिजाज समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और आ जाएगा इंशाल्लाह। इनकम की मैंने बात कर ली, तो इसका मतलब यार आपसे कोई पूछे भाई चेयर बेचने के ऊपर अगर इनकम कहाँ में आएंगे तो टैक्स लगेगा? हाँ भाई रेवेन्यू रिसीट है, लगेगा, क्यों लगेगा? सोफे बेचे तो लगेगा, ऑर्डिनेंस में तो नहीं लिखा हुआ, मार्कर बेचने पे लगेगा। भाई फ्रेमवर्क का क्राइटेरिया डिसाइडेड है ना यार, बात समझ आ रही? इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। पे मैंने ये बताया कि दो तरह की डेफिनेशन होती है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये बातें बताई थी मैंने आपको। इंक्लूसिव के अंदर जब भी डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू हो रही हो, इसका मतलब कि उसमें डिक्शनरी सेंस भी शामिल, जनरल कॉमन सेंस भी शामिल होगा। लॉ का स्पेसिफिक सेंस तो आगे आ ही जाएगा, इंक्लूड्स दिस, लेकिन जनरल कॉमन सेंस लॉजिकल डिक्शनरी मीनिंग भी शामिल उसमें होगा। तो हमने कहा इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर एफटीआर, ये मैंने अभी नहीं बताया। तीसरा क्या था? एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, कोई अमाउंट इनकम लग नहीं रही है भी नहीं, लेकिन लॉ ने बोला इसको ट्रीट करो तो वो इनकम बन जाएगी। जैसे कि मिसाल मैंने आपको दी थी कि किसी से आपने कैश में लोन रिसीव किया, इनकम बन जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड ने रिसीव किया, इनकम बन जाएगी। बातें याद आ रही हैं? और आखिरी क्या था? एनी लॉस ऑफ इनकम। हमने कहा ये अजीब सी बात हो गई, इनकम की डेफिनेशन में लॉ लिख रहा है एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। ये कैसी बात हो गई सर, लॉस ऑफ इनकम इनकम कैसे हो गई? हमने कहा बिल्कुल हो गई, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने बड़ी आसान सी एग्जांपल दी थी। मैंने आपको कहा था बेटा बातें नहीं होंगी, ठीक, बातें नहीं प्लीज। एनी लॉस ऑफ इनकम इज योर इनकम। लॉस ऑफ इनकम की मैंने क्या एग्जांपल दी कि आप अगर किसी को लैंडलॉर्ड है, किसी टेनेंट को अगर आप फ्लैट किराए पे दे देते हैं, उस फ्लैट का मार्केट रेंट है ₹1,00,000 पर मंथ, यानी कि साल के 12 लाख, और मैंने अपने कज़न को दे दिया वही फ्लैट 80,000 रुपये में, तो मुझे कितने मिल रहे होंगे? 80,000 इंटू 12, 9,60,000। और फेयर मार्केट रेंट कितना चल रहा था उसका? लाख के हिसाब से इंटू 12, 12 लाख, तो मुझे मिले कितने? 9,60,000। मैंने अपनी इनकम का लॉस कितना किया? 2,40,000। लॉ बोलेगा कि 9,60 जो तुझे मिले वो भी तेरी इनकम, 2,40 जो तूने लॉस किए वो भी तेरी इनकम। लॉस ऑफ इनकम इज ऑल्सो योर इनकम। तो इसका मतलब लॉ बोलेगा कि जो मार्केट रेंट है वही तेरी इनकम, 12 लाख, जो तुझे मिले वो भी इनकम 9,60, जो तूने लॉस ऑफ इनकम किया वो भी तेरी इनकम। ज्यादा बड़ी प्यारी बात कर दी मैंने, इसीलिए लिखवाया था हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट रेंट लाख है, मैंने दे दिया 1.5 लाख के अंदर, अब कितना टैक्सेबल होगा? ये टैक्स का आम मिजाज नजर आएगा आपको। जिधर भी आपको छूट देनी होगी, जिधर भी आपको रिलैक्सेशन देनी होगी, जिधर भी आपको आसानी देनी होगी, वो बोलेगा ये 3 अमाउंट है, इन 3 में से जो लोअर होगा वो बेनिफिट तुम्हारा। और जिधर किसी अमाउंट को टैक्स करना होगा, जिधर टैक्स लगाना होगा, वहां बोलेगा ये 2 अमाउंट या ये 3 अमाउंट, इनमें से जो सबसे हायर है उस पर टैक्स लगेगा। ये एक आम मिजाज आपको लॉ के अंदर नजर आएगा, ठीक है। जिधर भी रिलैक्सेशन की बात होगी वो बोलेगा ये 3 अमाउंट कैलकुलेट करो, इनमें से जो लोअर होगा वो तुम्हारी एग्जेम्पशन, ठीक हो गई बात। और जहां टैक्स लगाने की बात आएगी किसी इनकम पे, तो वो बोलेगा ये 2 अमाउंट कैलकुलेट करो, इसमें से जो हायर होगा उस पर तुम्हें टैक्स लगेगा, ठीक हो गई बात। यहां तक की बात की थी हमने। अब जो हम डिस्कशन करने लगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेस है, वो पिलर है टैक्सेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जरा सब गौर से सुनेंगे। और ये है कॉन्सेप्ट टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स
करें, स्टार्ट करें। टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम से क्या मुराद है? हम जो टैक्स रिजीम्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये मेथड्स हैं ऑफ टैक्सिंग द इनकम। ये मेथड्स हैं ऑफ टैक्सिंग द इनकम को टैक्स करने के मेथड्स हैं, मेथड्स हैं। ठीक है, हर इनकम को एक तरह से टैक्स नहीं किया जाता, हर इनकम को एक लाठी से नहीं हाँका जाता। सही है? मुख्तलिफ में जी बेटा, इसका फैन ऊपर कर दें क्योंकि ठंड लग रही है और हमें जो बहुत सारे लोगों को गर्मी लग रही है उसका क्या? अच्छा भाई, अब सही है? गर्मी बहुत बढ़ गई अचानक से। अच्छा, गर्मी कम चल रही थी, पिछले महीने कम बिल आया था, इस दफ़ा फिर आएगा ज़्यादा बिल, एसी चलना शुरू हो गया। अच्छा भाई, तो अब देखो, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये तो हमारा ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट है ना। तो ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि किताब को तल के खा लो, ऐसा ही सही मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे आपने इंशाल्लाह फ्यूचर में अर्निंग करनी है और बहुत अच्छी अर्निंग होगी आपकी इंशाल्लाह इससे। आप जब अपने टैक्स की नॉलेज, वो वाली अर्निंग नहीं, हरामखोरी वाली अर्निंग नहीं, रिश्वतखोरी वाली अर्निंग नहीं, सर इसमें ऊपर की कमाई बहुत है, इसमें माल बहुत मिलता है, इसका मतलब ये हुआ नहीं, ऐसा मतलब नहीं भाई। ऐसे माल से अल्लाह बचाए, पेट में आग भरने से अल्लाह बचाए। देखो मसला हमारे साथ यही है कि हम अच्छे और बुरे की तमीज़ भुला बैठे। ये जो रिश्वतखोर राशि लोग जो बैठे हुए हैं वो भी तो लोग ही हैं ना, मेरे और आपकी तरह। बस क्या है, शैतान उन पे हावी हो गया, उन्होंने सही और गलत की तमीज़ को भुला दिया, उन्होंने इस सोच को भुला दिया है कि मरना भी तो है, दुनिया से जाना भी तो है, अल्लाह को जवाब देना भी तो है। जो अगर सिर्फ इस बात का एहसास दिल में रख ले कि मैंने मरना भी है, इस दुनिया से जाना भी है और अल्लाह ताला को अपने आमाल का जवाब भी देना है, तो वो कितने सारे गलत कामों से बच जाए। फिर शैतान बहकाएगा, फिर हमें इस चीज़ की याद दहानी करनी है, फिर शैतान जिस तरह टीचर रिवाइज़ कराते हैं ना कॉन्सेप्ट, बार बार एक दफ़ा तो पढ़ा दिया उसके बाद भी फिर रिवीजन, सर एक दफ़ा फिर रिवाइज हो जाए, क्या ख्याल है? हमने कहा हाँ ठीक है, हो जाए, चलो याद हो जाएगा, याद ताज़ा हो जाएगी। तो हमने कहा यही हाल है आपके साथ, हमारे साथ, आम ज़िंदगी में भी। हम आम ज़िंदगी में, रेस में, दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं अपने बीवी बच्चों की परवरिश में, अपने घर वालों की ज़रूरियात में, ज़रूरियात इतनी बढ़ा लेते हैं, चादर से ज़्यादा पाँव बाहर फैला लेते हैं, इतनी ज़रूरियात हम बढ़ा लेते हैं कि फिर हलाल हराम सही गलत इसकी तमीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है, इंसान ये सोचे कि ज़िंदगी है 60-70 साल की, उसके बाद हर किसी ने जाना है, कोई हमेशा के लिए नहीं आया है इस दुनिया में। आप देख लें आसपास इर्द गिर्द 80-70-80-90 साल से ऊपर के लोग आपको नहीं नज़र आएंगे, बाकी सारे कहाँ गए? अल्लाह को प्यारे हो गए, ज़मीन के नीचे चले गए। तो क्या हमने और आपने नहीं जाना? सबने जाना है और अल्लाह ताला को जवाब देना है अपने अमाल का। तो भाई इस चीज़ का एहसास और इस चीज़ की सोच अगर आज आपके दिल में हो, गुनाहों से बच जाओगे। क्या ख्याल है, मुआशरा कितना अच्छा बन जाएगा और हमारे ऊपर जो ये हालात आए हुए हैं, परेशानियाँ मुश्किलात आई हुई हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, अल्लाह पाक हटा लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये रिश्वत लेने वाले कोई दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं होते, ये हम और आपके जैसे लोग ही होते। ठीक है वही बात, बस उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उनका क़िबला, उनका रुख चेंज हो जाता है, वो दुनिया को अपना सब कुछ समझ लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि दुनिया इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज़ अनदर वर्ल्ड टू कम, जिसमें हमको जाना है और अपने अमाल का जवाब देना है। ठीक है, और देखो अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो ना, अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो ना कि हमें इस दुनिया से जाने के बाद एक और जगह जाना है, मर के हम उठाए जाएंगे, अल्लाह को जवाब देंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो ना, अगर ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो, तो दुनिया के अंदर हर बुरा काम जायज़ हो जाएगा। दुनिया के अंदर हर बुरा काम
जायज़ हो जाएगा। ये एथिक्स के अंदर आप देखोगे ये डिस्कशन आएगा हमारा। दुनिया में हर बुरा काम जायज़ हो जाएगा। भाई जब मैंने मरने के बाद किसी को जवाब ही नहीं देना, तो आज मैं चोरी कर लूँ छुप के, किसी को ना दिखे, किसी को ना पता लगे, किसी को ना पता लगे, लाख रुपए पड़े में उठा के जेब में डाल लिए मैंने, किसी को ना कैमरा लगा हुआ है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना मैंने किसी को जवाब देना है। तो सर ये तो आपने गलत किया। क्या गलत किया मैंने? ये तो गलत किया सर, किसी और के पैसे थे, ये आपने कैसे उठा लिए? ये किसी और का इससे फ़ायदा होता, या आपने कैसे उठा लिया? भाई किसी और का फ़ायदा होता, अब मेरा फ़ायदा होगा। गलत कैसे? सर वो किसी और के बच्चे बेचारे भूखे हैं, ये उसके लिए पैसे थे, वो खाना लेने जाने वाला था। मैंने बोला मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना ले लूँगा, क्या गलत कैसे? सर आपको आखिरत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, ये उसकी कमाए हुए पैसे थे। हाँ अभी तो जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार, सॉरी, अल्लाह को जवाब देना है ना। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। क्या ख्याल है? दिस वेरी कॉन्सेप्ट कैन स्टॉप अस फ्रॉम these crimes, from these sins. Otherwise there is no force. और कोई फोर्स नहीं है, चाहे जितनी भी बातें कर लो, एथिक्स और मोरालिटी और ये और वो, इतने एथिक्स और इतनी मोरालिटी होती तो फिर बात ही क्या थी हमारे अंदर? डंडा, जब तक सर पर नहीं होगा डंडा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक अब्बा ये नहीं बोलेंगे बेटा फेल हुए ना तो फिर बताऊंगा, सर फेल हो के घर पे जाना भी तो है, अम्मा अब्बा को चेहरा दिखाना भी तो है, अगले मॉड्यूल की फीस मांगनी भी तो है। हाँ सर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह इस दुनिया के बाद अल्लाह के पास जाना भी तो है, अल्लाह को मुंह दिखाना भी तो है, सवालों के जवाब देने भी तो हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बगैर दुनिया ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। इसके बगैर तो सब जानवर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो सब क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे। तो रिश्वत लेने वाला भी ये सोच ले कि मैं अपने बच्चों के पेट में हराम डाल रहा हूँ, आग डाल रहा हूँ, मैंने दुनिया से जाना भी तो है। जायज़ काम के मैंने नाजायज़ पैसे लिए कैसे? इसका टैक्स का केस सॉल्व करना था मैंने, मेरा काम था, मैं टैक्स ऑफिसर था, मैंने रिश्वत ली कैसे? मैंने ली कैसे? और अगर इसने गलत किया था तो मैं पेनल्टी लगाता, मैं इसके ऊपर टैक्स लगाता, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा करवाता। मैंने रिश्वत ली क्यों? लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के टैक्स के केसेस निपटाने होते हैं, 4-5 लाख रुपए रिश्वत में केस निपट जाता है। गवर्नमेंट के खजाने में 2 करोड़ रुपए नहीं गए, 5 लाख रुपए रिश्वत दी, केस निपट गया। अल्लाह को जवाब नहीं देना। तो मैं यहाँ पर ऊपर की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपका ब्रेड एंड बटर है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, इससे आप वैसे ही कमा लेंगे बहुत। कमाने का ताल्लुक हराम कमाने से नहीं, आपके नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिलेगा, वो हलाल तरीके से भी मिलेगा अगर आपकी एफर्ट्स और डायरेक्शन सही चैनल या सही डायरेक्शन के अंदर हुई तो इंशाल्लाह। सही हो गई बात। वेज ऑफ टैक्सिंग, मेथड्स ऑफ टैक्सिंग इनकम। तो मैंने कहा कि अब मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान मिसालें देकर समझाने की कोशिश करूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बहुत बड़े अल्लामा तो तुम हो नहीं। सही है? हाँ इंशाल्लाह, लेकिन वक्त के साथ साथ बन ज़रूर जाओगे। अगर ढंग से तुमने पढ़ाई की, कोशिश की, तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर हो जाएगा तुम्हारा नॉलेज का लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन चूँकि हमें मिसालें, आसान मिसालों से बातें समझ आती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको बिल्कुल ईजी मिसाल के थ्रू आपको किसी चीज़ से कोरिलेट करके समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्या हम हर जानवर को या हर इंसान को भी सेम लाठी से हाँकते हैं? हमने कहा नहीं। वालिदैन के भी अगर किसी अम्मा अब्बा के 3 बच्चे हैं, एक बड़ा ख़तरनाक है, खुर्राट बच्चा है, एक थोड़ा शरीफ बच्चा है, तो हमने कहा कि फिर अम्मा अब्बा उस खुर्राट बच्चे को वैसे ही डील करेंगे जैसे वो खुर्राट बच्चा है, 2 थप्पड़ लगा लगा के सारे काम करवाएंगे। आम तौर पर पढ़ता नहीं होगा, डंडा मार मार के उससे बोलेंगे चल भाई पढ़। लेकिन एक बच्चा जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो डांट भी कम सुनेगा, मार भी कम खाएगा, और हो सकता है कि अगर अम्मा उस खतरनाक बच्चे को, शरारती बच्चे को पढ़ाने के लिए 3 घंटे दे रही है दिन में, तो उस पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ 15 मिनट दें, क्योंकि वो तो वैसे ही पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ हमने कहा सर ये तो विटनेस किया है हमने। जेल के अंदर जो मुजरिम होते हैं, क्या सारे मुजरिम सेम ट्रीट किए जाते हैं? नहीं सर, एक वो मुजरिम है जिससे गलती से गाड़ी ठुक गई है, एक वो है जिसने खून कर दिया है, एक वो है जिसने चोरी की है। मैंने कहा चोरी वाले को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी, गलती से जिससे गाड़ी ठुक गई है उसको उसके हम हाथ नहीं काट देंगे। तो हर मुजरिम से भी उसके जुर्म के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से
उसको हम ट्रीट करेंगे। बात समझ आ रही? इसी तरह से हर इनकम को भी हम सेम तरीके से टैक्स नहीं करेंगे, सेम तरीके से टैक्स नहीं करेंगे। मुख्तलिफ तरीके हैं टैक्स करने के। सर क्यों है ये मुख्तलिफ तरीके? इसलिए हैं, मिसाल ले रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर अब आप ये सोचो, लॉ बनाने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो, जो लॉ बना रहा है। मैं अगर लॉ बना रहा हूँ टैक्स का, तो मैं ये चाहूँगा कि जिधर मैं आसानी से अपनी टैक्स की कलेक्शन कर सकता हूँ, उधर मैं वो आसानी वाला फॉर्मूला आजमाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लूँ। या यूं कह लो, मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा। मुझे पता है कि शहरी इलाकों में टैक्स कलेक्ट करना ज़्यादा आसान है। लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, दुकानें हैं, सी पोर्ट है, माल आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो टैक्स वाला क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन इसी शहर कराची से करेगा। हम बोलेंगे नहीं नहीं यार, तुम ज़रा कालाम भी तो चले जाओ, सवात भी तो चले जाओ, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर भी लोग रहते हैं, इतने सारे माल मवेशी होते हैं, उनकी भी तो इनकम होती है, उनसे भी तो टैक्स लो। वो बेचारा पहाड़ों में जाके खो जाएगा, जाना किधर है? वो किसी घर पे भी जाएगा, उसको घुमा फिरा देंगे, बोलेंगे नहीं वो और ऊपर जाओ, वो वहाँ पे है उसका मालिक बैठा हुआ। अबे उधर तो गाड़ी भी नहीं जाती। हाँ तो नहीं जाती गाड़ी, पैदल जाओ। और वापसी पे बारिश हो गई, नेगा तो टैक्स वाले पागल है। नेगा टैक्स वाले ज्यादा कलेक्शन किधर से करेंगे फिर? तो मुझे ये बात बताओ कि अगर कोई इनकम ऐसी होगी जहां पर आसानी के साथ मैं टैक्स कलेक्ट कर सकूं, कोई ऐसा पैंतरा, कोई ऐसा हरबा आजमा सकूं जिधर आसानी से टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, तो मैं वहां पर क्या करूंगा? वही करूंगा। ठीक है, जिधर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल होगी वहां पर मैंने कोई और मोड थोड़ा अपना लिया। तो बेसिकली दीज आर वेज ऑफ टैक्सिंग इनकम, दीज आर वेज ऑफ टैक्सिंग इनकम। अब आओ जरा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें टैक्स रिजीम्स में हमारे पास सबसे पहली टैक्स रिजीम आती है नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब क्या है सर? ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब है कि इस रिजीम में जो भी इनकम आ रही है, कौन सी आ रही है पता लग जाएगा। इस रिजीम में जो भी इनकम आ रही है, हम उस पर हम उन सबको ऐड करेंगे। सुनो, फिर से सुनो। इस रिजीम में जो भी इनकम आ रही है, इस रिजीम के अंदर जो भी इनकम आ रही है, कौन सी आ रही है बताते हैं, पता लग जाएगा। इस रिजीम में जो भी इनकम आ रही है, हम क्या करेंगे? उन सबको सम करेंगे और उस पर नॉर्मल स्लैब रेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कल आप लोगों को मिल जाएगा हैंड आउट 1 इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें नॉर्मल स्लैब रेट भी होंगे, तो हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि नॉर्मल स्लैब रेट से ज़रा कैलकुलेशन कैसी होती है। आज नहीं करा रहा मैं, आज हमारे पास स्लैब रेट्स नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल हमारे हाथों में स्लैब रेट्स हो। हैंड आउट नंबर 1 आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही होगी बात? तो कल हम इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हमने कहा सर ये नॉर्मल टैक्स रिजीम वो टैक्स रिजीम है सम नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड। हमने कहा जितने भी हेड्स ऑफ इनकम हैं, बहुत बातें नहीं होंगी बेटा, बिल्कुल बात नहीं होगी। एक तो क्लास का टाइम शॉर्ट है, आपकी कन्वीनियंस के लिए उसमें बातें नहीं होंगी। जो बातें करूंगा सिर्फ मैं करूंगा, कोई और बच्चा बात नहीं करेगा। सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या हुआ? जरा गौर से देखना है। हेड ऑफ इनकम मैंने क्या बताया था, कितने हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से खबरदार जो कोई ये समझा कि प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम आती है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब होता है रेंटल इनकम। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बिजनेस इनकम, और साथ में एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है, उसको मैं अलग लिख रहा हूं, समझाऊंगा बाद में, अभी अलग लिख रहा हूं मैं। सुनो जरा, होता क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुन लो। अच्छा, आगे जाके हम जब हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ें तो तुमको पता लगी जाएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है हमें कुछ बेस भी तो बनानी है ना। तो हमने कहा सर ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं और एग्जेम्प्ट इनकम होती है जो किसी भी हेड के अंदर फॉल नहीं करती। सी, वो किसी हेड का पार्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चरल इनकम किधर चली जाएगी? वो इधर चली जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसका बिजनेस भी तो क्या है? एग्रीकल्चर है, तो सर वो बिजनेस इनकम में नहीं जाएगी। हमने कहा नहीं, वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है ना, तो वो बिजनेस इनकम के हेड में नहीं जाएगी, वो एग्जेम्प्ट इनकम में जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? आगे इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैंने अभी इसी हिंट दे दिया आपको। तो हमने कहा ये सारे हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? सवाल। इनकम की डेफिनेशन भी आगे आएगी, सब चीज़ें आगे तो आएंगी, इनकम की डेफिनेशन भी आगे आएगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनकम क्या है, और हमें पता है कि इनकम क्या है। मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमने ये कोई चीज़ नहीं पढ़ी हुई, लेकिन ये चीज़ आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम आपने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, आपने P&L बनाए हुए हैं, आपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट एंड लॉस बनाए हुए हैं। क्या ख्याल है? तो आपको पता है कि बिजनेस इनकम कैसे निकलती है? कोई मुझे बता सकता है इनकम कैसे निकलती है? वेरी गुड। हमने कहा कि सर रेवेन्यू बोले, सेल्स बोले, या अगर कोई कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहा है तो उसके लिए मैं क्या भी बोल सकता हूं, रिसीट्स बोले, ये मैंने सारे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए हैं दुनिया के अंदर, और भी कोई होता है तो इधर इस्तेमाल कर लेना, सही है। सेल, टर्नओवर, रेवेन्यू, रिसीट्स। हमने कहा सर हमें पता है कि ये चीज़ टॉप लाइन में आती है टॉप लाइन में, तो क्या यही इनकम है? नहीं, ये इनकम नहीं है सर, ये इनकम नहीं है। इसमें से लेस होंगे क्या? एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, सारे एक्सपेंसेस हैं। हमने कहा लेस क्या होंगे? एक्सपेंसेस लेस होंगे मेरे बच्चों, तो ज़रा कर दो लेस। हमने कहा सर जब ये दो चीज़ें लेस होके ये चीज़ आएगी जिसे हम आम जुबान में क्या कहते हैं? अबे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलते भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करने के बाद आता है ना मेरे बच्चों। मैंने तो यहाँ से सारे एक्सपेंसेस लेस कर दिए ना, उस एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ गए, कॉक्स भी आ गया, एडमिन, फाइनेंशियल, सेलिंग, सारे एक्सपेंसेस आ गए ना। तो जब सारे एक्सपेंसेस आ गए तो बॉटम लाइन क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बोल दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स वाले की बात हो रही है, अभी टैक्स को बीच में नहीं लाओ, बाद में बात करेंगे उसकी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स की दुनिया में ये है इनकम, ये इनकम नहीं है, ये है इनकम। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, तो हमें पहले ही समझ आई हुई थी, आपने क्या नया बताया? हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, ये बात तो आपको पहले ही समझ आई हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि सैलरी क्या होती है, IFP क्या होता है, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। CG क्या होता है, IFOS क्या होता है, एग्जेम्प्ट इनकम किसको बोलते हैं, क्या होती है, अभी आपको पता ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि यही वाला फॉर्मूला इन सब पर पेस्ट कर दो, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट कर दो, कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं सर, सही है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी से बता रहा हूँ, सैलरी के अंदर एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, बना के काट देना, क्योंकि कोई हमारा बेवकूफ़ बच्चा ऐसा होगा जो ये अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेगा, बाद में बोलेगा सर आपने तो देखें सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस किए, सैलरी में से एक्सपेंसेस तो लेस नहीं होते, सही है। वक्त के साथ साथ सब चीज़ें आ जाएंगी, अभी मुझे हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सैलरी के ऊपर ये दायरा बना के काट देना कि कल को तुम ये ना समझो कि सर ने सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस कर दी, सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस नहीं होते। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यही फॉर्मूला आप सब पर अप्लाई कर दो। तो अब ये जो इनकम आ गई, सारे हेड्स में जो इनकम आ गई, अब आप इन सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को
सम कर दो, क्या कर दो, सम कर दो, सम कर दो। ये आपने सम कर दिया, ये आपने सम कर दिया। सर इसको सम नहीं करना है, इसको सम नहीं करना है, इसको सम नहीं करना है, इसको अभी सम नहीं करना है, हम करेंगे, इसको भी सम करेंगे। अच्छा भाई, ये आपने सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को सम कर लिया, सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को आपने क्या कर लिया, सम कर लिया। अच्छा तो क्या करें सर फिर, इस पर हम टैक्स रेट लगा दें, क्या हम इस पर टैक्स रेट लगा दें? हमने कहा नहीं, इस पर टैक्स रेट नहीं लगेगा। सर ये जो सारी हेड्स ऑफ इनकम के अंडर इनकम आई है, ये हम पढ़ेंगे, ये सारी नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल वाली है। सर इसमें दूसरी तो नहीं है? नहीं, दूसरी वाली हमने इसमें डाली नहीं है, हमने दूसरी वाली इसमें डाली नहीं है, इसमें सिर्फ नॉर्मल वाली आ रही है। अच्छा तो सर नॉर्मल वाली को, बल्कि चूंकि अब मैंने ये चार्ट बना ही दिया है तो ज़रा मैं एक और टर्मिनोलॉजी भी आपको समझा दूं। इन सबको अगर तुम ऐड करोगे ना तो टैक्सेशन की इस्तिलाह में हम इसे कहते हैं टोटल इनकम। क्या कहते हैं इसको? टोटल इनकम। इसको हम टैक्स की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम की डेफिनेशन आ जाएगी बाद में, लेकिन मैंने वही डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी इन द फॉर्म ऑफ दिस चार्ट। इसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम। सारे हेड्स की इनकम को सम करो और एग्जेम्प्ट इनकम को भी सम कर दो साथ में उसके, तो इसको कहते हैं टोटल इनकम। अब जो ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम आ गई सम होके। सर क्या इस पे टैक्स लगा दूं? क्या मैं इस पे टैक्स लगा दूं? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इस पे टैक्स नहीं लगाना भाई, इस पे टैक्स नहीं लगाना, इसमें हम तुमको रिलीफ देंगे। क्या देंगे? अच्छा सर दें, रिलीफ दें, क्या रिलीफ दे रहे हैं? हमने कहा ये हटा दो, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या ये रिलीफ हो गया? न्यू क्या कर रहा है? रिलीफ हो गया, रिलीफ हो गया ना। एग्जेम्प्ट इनकम, सर ये हटा दे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। सही है? मिसाल के तौर पर ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, इसको 12 लाख कर दो। 12 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है और ये 7 लाख है। करो टोटल कितना बना? 33 लैक्स। टोटल इनकम कितनी आ गई? 33 लाख। तो क्या मैं 33 लाख पे टैक्स का रेट लगा दूं? नहीं नहीं, इसमें से क्या लेस कर दूं? 7 लाख। हमने कहा सर ये 7 लाख लेस करें आप। ठीक है, मैंने इधर लेस करा दिया। तो क्या ये बेनिफिट है? सर फिर इसका 7 लाख लेस करके टैक्स लगा दूं क्या मैं? हमने कहा नहीं नहीं, अभी इसमें से एक और बेनिफिट भी लेस होगा, इसमें से एक और बेनिफिट भी लेस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंस। सर ये क्या होता है? अभी हमें नहीं पता। क्यों होता है? अभी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये कुछ होता है और ये लेस होता है। जब ये लेस होता है तो ये इनकम को क्या कर देता है? कम कर देता है। हमने कहा सर ये भी लेस होगा। अच्छा, जो भी चीज़ लेस हो रही है, क्या मैं उसको ये कह सकता हूँ कि सर ये कुछ भी है लेकिन टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है? क्योंकि अगर 33 लाख पे टैक्स होता तो हम मर जाते, ज़्यादा इनकम हो गई ना। ये तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से कुछ फिगर्स को लेस कर रहे हैं, तो वो 33 लाख कम हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर वो कम होके 20 लाख बच गया, तो अब मुझे टैक्स कितने भी देना पड़ेगा? 20 लाख पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मेरा बेनिफिट है?
टैक्स पेयर का बेनिफिट है, बस ये याद रखो। तो डिडक्टेबल अलाउंस भी टैक्स पेयर का बेनिफिट है, इसके ऊपर पूरा हैंडआउट है हमारा। हैंडआउट नंबर 2 डिडक्टेबल अलाउंसेस पर ही है। तो हम देख लेंगे कि डिडक्टेबल अलाउंस किसको बोलते हैं, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें आगे आएंगी। अभी जितना बता रहा हूं उतना समझना है। डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो गया, लेस होने के बाद एक अमाउंट आ गई, एक अमाउंट आ गई, उसको टैक्स की इस्तिलाह में हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। अभी ये सिर्फ नॉर्मल वाला सीन चल रहा है, नॉर्मल वाला। ये सारी नॉर्मल रिजीम की इनकम की बात हो रही है, नॉर्मल रिजीम के अलावा किसी इनकम की बात नहीं हो रही है। बात समझ आ गई? टैक्सेबल इनकम आ गई, डबल अंडरलाइन लगा दो, टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स का रेट किस पर लगेगा? टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। टैक्स का रेट किस पर लगेगा? टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। हमने कहा लगा दो रेट। तो ये टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन हो गई, टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, मैं फिर बता दूं, ये मैं सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बना रहा हूं आपके सामने। आप जब आगे बढ़ोगे, जब सब चीजें पढ़ लोगे, तो आपके सामने इसका शैतानी रूप भी खुल के सामने आ जाएगा। वो शैतानी रूप में सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, डराने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए। ये रहा वो शैतानी रूप। ये पूरा फॉर्मेट आएगा आपके सामने, ये पूरा फॉर्मेट आएगा जिसकी बेसिस के ऊपर पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। दिस इज द फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट है। कब इसमें एफटीआर की इनकम ऐड होगी, क्यों ऐड होगी, क्यों लेस होगी, एसबीआई क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, कब लेस होगा, फिर आगे कैसे कैलकुलेशन होगी, बॉटम लाइन पर कैसे पहुंचेंगे। ये पूरा फॉर्मेट मैं अभी आपको बता के परेशान और कंफ्यूज नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं आपको अभी सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बताऊंगा। बाद में ये चीजें खुद खुलती चली जाएंगी और आपका दिमाग भी चाहिए इंशाल्लाह। बस मैं इतना बता दूं कि ये बताई हुई हर चीज एक हाइपरलिंक है। क्या है? हाइपरलिंक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें खुलती जाएंगी। आप टोटल इनकम पे क्लिक करोगे, जैसे टोटल इनकम पे क्लिक करोगे ये 5 चीजें खुल जाएंगी। सर बस नहीं, एवरी वन ऑफ दीज इज अ हाइपरलिंक। फिर आप सैलरी पे क्लिक करोगे, सैलरी खुद एक हाइपरलिंक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा? हमने कहा सैलरी पर आप क्लिक करोगे तो आपको सैलरी की सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी, सैलरी की सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। सर कितनी चीजें पढ़ना पड़ेंगी? हमने कहा हमें हर हेड से रिलेटेड 7 चीजें पढ़ना पड़ेंगी। उसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, उसके चार्जिंग सेक्शंस, उसकी एग्जेम्पशंस, उसके एक्सपेंसेस, उसके लॉसेस, उसके विदहोल्डिंग टैक्सेस, और उसकी ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम। क्या 7 हो गई? 7 हो गई। जब हम हर हेड की ये 7 चीजें पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके कोर्स में हर हेड की 7 चीजें हो, चाहिए। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम हर हेड का नहीं है हमारे कोर्स में, तो हम सबका नहीं पढ़ेंगे। विदहोल्डिंग टैक्सेस हर हेड का नहीं है हमारे कोर्स में, तो हमारे हेड का नहीं पढ़ेंगे। जिसका है उसका पढ़ेंगे, जिसका हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है मैं क्यों आपको परेशान करूंगा, वो सीए फाइनल के अंदर आएगा।
लेकिन कहने का मतलब यह है कि एवरी हेड इज अ हाइपर लिंक एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन दैट लिंक, मुझे हर हेड की ये चीज़ें पढ़नी है और उसमें चार्जिंग सेक्शन उसके कई सारे होंगे। मिसाल के तौर पर कोई हेड ऑफ इनकम है, उसके 2 चार्जिंग सेक्शन हैं, दोनों पढ़ना पड़ेंगे। एक्सपेंसेस का सेक्शन अलग है, वो अलग पढ़ना पड़ेगा। एग्जेम्पशंस हमें सेकंड शेड्यूल में मिलेंगी, क्लिक करेंगे सेकंड शेड्यूल पे पहुंच जाएंगे, एग्जेम्पशंस मिलेंगे वहां पे हमें। लॉसेस को क्लिक करेंगे, लॉसेस के अलग सेक्शन है, लॉसेस पे पहुंच जाएंगे। विदहोल्डिंग पे क्लिक करेंगे, विदहोल्डिंग का अलग सेक्शन है, विदहोल्डिंग के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये एक जाल है और इस जाल को हमने पूरा पढ़ना है। जब हम पढ़ लेंगे तो कैफ 2 पूरा हो जाएगा। बात समझ आती है? और ये तो मुश्किल नहीं है, ये इंशाल्लाह बहुत आसान है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, मेरी कोई औकात नहीं है, इस सब्जेक्ट को आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दूंगा मैं। बस जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे चलते जाओ, वैसे पढ़ते जाओ, घर जाके रिवाइज करते चले जाओ, आराम से निकलेगा पेपर, आराम से। जिसने लेकिन इसको आसान लिया, मेरे कहने पे अमल ना किया, वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार। ठीक है? तो मैंने कहा कि हर चीज़ एक हाइपर लिंक है। टैक्स की दुनिया में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ एक हाइपर लिंक है। सब चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाएंगी। ये आ गई टैक्सेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैंने बताया कि फॉर्मेट बड़ा है, लेकिन मैंने आपके लिए इसको दरिया को कूजे में बंद कर दिया। फिर आती है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा। जिनको नजर नहीं आ रहा उनको बता दूं कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं। मैं लिखना चाह रहा हूं नॉर्मल स्लैब रेट्स। इस पर टैक्स रेट लग जाएगा। और क्या टैक्स रेट लग जाएगा? नॉर्मल स्लैब रेट्स। नॉर्मल स्लैब रेट्स लग जाएंगे। नॉर्मल स्लैब रेट्स लग जाएंगे तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर निकल आएगी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर निकल आएगी। तो सर क्या यही टैक्स है जो हमें पे करना है? रेट लगा देंगे, रेट लगा के अमाउंट आ गई, क्या यही अमाउंट हम जाके जेब में डाल के टैक्स ऑफिस चले जाएं? ये लो भैया आपकी अमानत। ने कहा नहीं, रुक जाओ, इसमें से एक चीज लेस होगी जिसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। ये लेस होगा, ये लेस होगा। फिर से सर ये लेस हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये क्या है? इसके ऊपर है हैंड आउट नंबर 3। हैंड आउट नंबर 3 में पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट्स क्या है। अभी इतना पता चल गया आपको कि ये भी एक फायदे की, ये भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है। जो कि टैक्स पहले भी एक चीज़ लेस हो रही थी, वो भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है। यहाँ भी एक चीज़ लेस हो रही है, वो भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है। सर ये एक साथ लेस क्यों नहीं कर देते सारी? इसकी भी एग्जाम्पल समझ लो। फूड पांडा से ऑर्डर किया कभी? सारे डिस्काउंट एक ही स्टेप पे लगते हैं कभी? नहीं। सबसे पहले अभी, क्योंकि मैं ऑर्डर करता रहता हूँ ना फूड पांडा में, अभी क्या चल रही है? क्रिकेट डील्स चल रही हैं फूड पांडा के ऊपर। अभी तुम जाके देखो, क्रिकेट डील का डिस्काउंट चल रहा है, वो एक अलग डिस्काउंट है। फिर मैं फूड पांडा का प्रो मेंबर हूँ, तो प्रो वाले को 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर मैंने ऑर्डर ये तो ज़्यादा हो गया भाई, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फ्री पड़ेगा। फिर मैंने उसको कार्ट में ऐड किया, प्रोसीड टू चेकआउट किया, पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया। एचबीएल का कार्ड है, वीकेंड के ऊपर 25% डिस्काउंट लगता है। एचबीएल का कार्ड सिलेक्ट किया, कोड डाला, 25% डिस्काउंट लग गया। सर ये एक शादी क्यों नहीं लग गया? अरे भाई स्टेप बाय स्टेप यार, जिस स्टेप पे जो डिस्काउंट लगे यार, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी यार। बात समझ आ रही है? चेकआउट के ऊपर मैंने फिर एचबीएल 25 डाल के चेकआउट कर दिया, प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया मैंने। कितने लोगों को पता है एचबीएल का ये डिस्काउंट? एचबीएल के कार्ड का ये डिस्काउंट कितने लोगों को पता है? देखो ये मैं आप लोगों के फायदे पे फायदे करा रहा हूँ ना, ये फायदे पे फायदे हो रहे हैं। टैक्स का कोर्स लेके बचत पे बचत हो रही है आप लोगों की। हाँ, फीस तो निकल आई है सर, फीस तो टैक्स के सब्जेक्ट की फीस तो हमने निकाल ली है। जिसके पास नहीं, जिसके अब्बा के पास, जिसके बड़े भाई के पास, जिसकी अम्मा के पास एचबीएल का क्रेडिट कार्ड हो, वो फूड पांडा पे सैटरडे संडे को ऑर्डर करे और एचबीएल 25 का कोड लगा दे, तो 25% उसको ऑफ मिलेगा। ठीक हो गई बात? तो अब आप लोग खाएं खूब, ढंग की चीज़ें, उल्टी सीधी गंदी चीज़ें नहीं, ढंग की चीज़ें खाएं आप लोग।
तो मैंने कहा फिर डिस्काउंट लग जाता है, फिर बॉटम लाइन के ऊपर आपको कम से कम पे पड़ जाता है, अमाउंट पड़ जाती है। हमने कहा यही सीन यहाँ पर भी है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स पे मिल रहे हैं, डिफरेंट मैथडोलॉजीज पे मिलेंगे, डिफरेंट रीजंस की वजह से मिलेंगे, डिफरेंट रीजंस की वजह से मिलेंगे। जैसे फूड पांडा पे डिफरेंट रीजंस की वजह से क्रेडिट मिल रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट रीजंस की वजह से क्रेडिट मिलेंगे। आसान मिसाल देगी इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अभी, क्योंकि अभी आपके सामने चीजें नहीं है। लेस कर दिया, लेस करने के बाद क्या आ गई आपके पास, टैक्स लायबिलिटी। अभी 2-3 चीजें मैंने इसके अंदर से गुल कर दी हैं, क्योंकि अभी आपको समझाना मुश्किल, आपका समझना मुश्किल, तो जितना समझाने के लिए जरूरत थी मैंने यहां पे लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि इस पूरी वर्किंग के अंदर एवरीथिंग इज अ हाइपर लिंक। बात समझ आ रही है? एवरी फिगर इज अ हाइपर लिंक। क्लिक करते चले जाओ, खुलती चली जाएगी। इसको क्लिक किया आपने, एग्जेम्प्ट इनकम को आप क्लिक करो, एग्जेम्प्ट इनकम को आप क्लिक करो, बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम खुल जाएंगी। सेकंड शेड्यूल में आपको एग्जेम्प्ट इनकम मिलेंगी बहुत सारी, ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ सेक्शन में भी मिलेंगी, और सेकंड शेड्यूल एक शेड्यूल है। अब आप परेशान हो जाओगे, सर ये शेड्यूल भी आ गया, ये सेक्शंस भी आ गए। हमने कहा इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कौन सा भी ऑर्डिनेंस खोल के पढ़ना है, जो मैं बोलते जाता हूँ सुनते जाओ। किताब खोलते हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चैप्टर्स भी होते हैं, उसके डिविजन्स भी होते हैं, उसकी मेन हेडिंग्स भी होती हैं, उसकी सब हेडिंग्स भी होती हैं ना, आपकी आसानी के लिए ही होती है ना। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी डिविजन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, आपकी आसानी के लिए। इसी तरह शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स के भी डिविजन्स होते हैं, शेड्यूल के भी पार्ट्स होते हैं, उसके क्लॉजेज होते हैं, उसके सब क्लॉजेज होते हैं, आपकी आसानी के लिए डिविजन्स है। सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि मैं कोई खलाई बातें कर रहा हूँ। आप सीए फाइनल में जाएंगे तो आप मज़े से ऑर्डिनेंस रीड करेंगे, चीज़ों को रेफर कर रहे होंगे आप लोग मज़े से, कोई टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर। सही हो गई बात? तो ये एग्जेम्पशंस किधर मिलती हैं, एक अलग चैप्टर है, एक अलग शेड्यूल है, उसके अंदर एग्जेम्पशंस काफ़ी सारी आपको एक साथ मिल जाएंगी, हर हेड्स की मिल जाएंगी। तो सर उधर ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, और भी जगह पे हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जेम्पशंस आपको सेकंड शेड्यूल के अंदर ही मिलेंगी। डिडक्टेबल अलाउंसेस को क्लिक करोगे, उसका एक हैंड आउट खुल जाएगा, 4-5 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, वो आपको पता लग जाएंगी, उस हैंड आउट में आ जाएंगी। फिर हमने स्लैब रेट के ऊपर क्लिक किया, स्लैब रेट के ऊपर क्लिक किया, रेट अप्लाई किया। रेट, सर रेट किधर लिखे हुए, ऑर्डिनेंस में रेट किधर लिखे हुए? हमने कहा रेट का है फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा है? फर्स्ट शेड्यूल। रेट का है फर्स्ट शेड्यूल, और उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बहुत सारे रेट्स लिखे हुए, दुनिया जहां के रेट्स लिखे हुए, हर तरह के रेट्स लिखे हुए। उसमें नॉर्मल स्लैब रेट कहाँ लिखे हुए? सबसे शुरू में डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। जैसे ही फर्स्ट शेड्यूल खोलेंगे, डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको नॉर्मल स्लैब रेट मिल जाएंगे, जो कल आपको मैं प्रिंट आउट दे दूंगा, वो आप लोग अपने पास रखेंगे। जब भी मैं बोलूँगा स्लैब रेट खोलो, आप लोग स्लैब रेट फौरन से खोल लेंगे। सही हो गई ये बात? लेकिन सर उसके अंदर और बहुत से भी रेट्स होते हैं जी, बहुत सारे रेट्स होते हैं, कंपनी के रेट, एओपी के रेट, कैपिटल गेन के रेट, आईएफपी के रेट, रेट ही रेट, वो पूरा शेड्यूल ही रेट्स का है, वो पूरा चैप्टर ही रेट्स का है, फर्स्ट शेड्यूल कहलाता है। तो फिर आपसे कोई पूछे कि रेट्स किधर होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, रेट्स किधर होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। रेट्स किधर पाए जाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में। और आमतौर पर एग्जेम्पशंस कहाँ पाई जाती हैं? सेकंड शेड्यूल में। देखो याद हो गई ना ये चीजें, आसान है, बातें मुश्किल नहीं है। एग्जेम्पशंस आमतौर पे कहाँ पाई जाती हैं? रेट्स आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, अच्छा हो गया तुम लोग। रेट अप्लाई करके क्या आ गई? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हमने क्या लेस कर दिए? इसको क्लिक करोगे, ये हाइपरलिंक है, तुम्हें पता ही नहीं ये हाइपरलिंक है। तुमने इसको क्लिक किया, इतने सारे टैक्स क्रेडिट्स खुल जाएंगे, वो पढ़ना पड़ेंगे, याद करना पड़ेंगे, वो बहुत मजा आएगा। हर टैक्स क्रेडिट की एक लिमिट आएगी, अजीब व गरीब सी लिमिट आएगी, वो ये लिमिट भी याद करना पड़ेगी भाई। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको प्रैक्टिस कर करके सारी लिमिट्स याद हो जाएंगी इंशाल्लाह, हर चीज़ आसान हो जाएगी। आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन, फोकस, कंसंट्रेशन कितना है, बस ये मैटर करता है। जो फोकस्ड है, जो डिटरमिन्ड है, और मैंने देखा है माशाल्लाह कम बातें करते हो आप लोग। कुछ बैचेस के अंदर कुछ खवातीन बहुत खतरनाक आ जाती हैं, कुछ मर्द हजरात बहुत खतरनाक आ जाते हैं, वो बातें आते करते होते हैं, पूरा बैच जलील होते रहते हैं। तो मैंने ये नोट किया है माशाल्लाह आप लोग
समझदार बच्चे हो, और जो समझदार बच्चे होंगे, जो सीरियस बच्चे होंगे, वो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, वो बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सीरियसनेस का लेवल होना चाहिए। आपके एटीट्यूड से पता लगे आप सीए के स्टूडेंट्स हैं, आपके एटीट्यूड से पता लगे। थोड़ा सा ज़रा भरम से नहीं चलना, आजिज़ी के साथ चलना है, लेकिन अपने आमाल से, अपने इखलाक से ही जाहिर करना है कि हम सीए के स्टूडेंट्स हैं भाई, छोटे मोटे स्टूडेंट्स नहीं हम। टैक्स क्रेडिट्स, तो अब मैं ज़रा, बातें काफ़ी हो गई, एक और बात निकली पड़ी है सारी बातें, तो अब मैं एक और बात बता दूं। हम चूंकि टैक्सेशन पढ़ रहे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन, आप भी सब स्टूडेंट्स हैं, हम भी आज तक सीख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते ही रहते हैं। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम सीखते ही रहते हैं, हम सीखते ही रहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा के भी कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ। आप यकीन करें, हर दफ़ा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग के अंदर एक और मिसाल आती है, अरे यार इस मिसाल से समझाऊंगा तो बच्चों को यूँ समझ आ जाएगा, फ़ौरन आ जाएगा समझ में। तो उसी वक्त दिमाग कोई और मिसाल बनाता है और उसी वक्त ताज़ी ताज़ी मिसाल दे के बच्चों को समझा देता हूँ मैं। तो आपको अब वो मिसाल मेरी मिसालों की लाइब्रेरी में क्या भी हो जाती है, फिर ऐड हो जाती है। अब अगली अटेम्प्ट वाले बच्चे आएंगे, उसको वो मिसाल पकी पकाई मिल जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? अल्लाह पाक डाल देते हैं दिमाग के अंदर मिसाल, और ऐसी ऐसी मिसालें आएंगी पूरे बैच के अंदर, आप देखते रह जाओगे सर ने कौन सी मिसाल दे दी और क्या समझा दिया सर ने। ऐसा ही होगा। अभी देखो ये फूड पांडा वाली मिसाल इस दफ़ा पहले बैच में आई है, ये फूड पांडा वाली मिसाल इस बैच में पहली मरतबा आई, इससे पहले किसी बैच में नहीं आई थी। ठीक होगी बात। सो आई एम ऑल्सो कंटिन्यूसली लर्निंग। कई दफ़ा ऐसा हुआ, बच्चे ने सवाल किया सर ये क्यों, ये कैसे, अब मैं सोच रहा हूँ इसको समझाऊं कैसे। तो समझाने के लिए फिर मैंने एक और मिसाल सोची, ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म समझा दिया। तो मेरी भी लर्निंग हो गई ना कि यार इस मिसाल से समझाऊंगा तो बच्चे को फौरन समझ आएगा इसका रीज़न और रैशनल। क्लाइंट के ऊपर कोई इशू आ गया, कोई ट्रीटमेंट आ गया, अब उसके लिए कोई किताब खोल ली, कोई दूसरी किताब खोल ली, नेट पे सर्च कर लिया, दुनिया में इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है वो देख लिया ज़रा। तो ऐसा तो भाई इल्म के ख़जाने तो लामहदूद है ना। हम में से कोई ये दावत नहीं कर सकता कि वी हैव द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एनी नॉलेज। कंटिन्यूसली आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। ठीक होगी बात, स्टूडेंट, लेकिन अभी फ़र्क है ज़रा फिर ही नहीं हो जाना। अच्छा, हमने कहा अब मैं आपको बताऊं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्स पेयर के फ़ायदे की चीज़ें, और टैक्स पेयर के फ़ायदे की चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। जब भी आप कभी जाओगे आपसे एक ही लोग सवाल करेंगे, यार हम टैक्स कैसे बचाएं, हम टैक्स कैसे बचाएं। तो अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वैसे डिस्कशन के लिए, और अपना टैक्स बचाने, अब्बू का टैक्स इतना बन रहा है कम कैसे करूं मैं, उनको क्या सजेशन दूंगा कम हो जाए। कोई मुझसे पूछे कि टैक्स कम कैसे होता है, तो मैं क्या ऐसी इल्मी बातें करूं कि सामने वाले पे भरम पड़ जाए कि मुझे आती चीज़ें। तो हमने कहा एग्जेम्प्ट इनकम ऐसी चीज़ है जिससे देखो टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिडक्टेबल अलाउंसेस ऐसी चीज़ें जिससे टैक्स क्या हो जाता है, टैक्स क्रेडिट्स ऐसी चीज़ें जिससे टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक और भी चीज़ है जिससे टैक्स कम होता है, लॉसेस। लॉसेस भी ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स क्या होता है, कम होता है। ये बात अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, वक्त के साथ आएगी, वक्त के साथ आएगी। ठीक होगी बात। इसको बस अभी इतना समझ लो, इसका पूरा चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर इसका डिस्कस करेंगे। इसको तुम सिर्फ अभी इतना समझ लो कि अगर लॉस नहीं आया और आपकी इनकम आ गई, 25 लाख, नहीं 20 कर लो, इनकम आ गई 20 लाख, मैंने कहा इस इनकम के ऊपर 10% का टैक्स है, कितना बना, 2 लाख। लॉस आ गया 20 लाख का, हमने कहा इस पर 10% लगाओ, क्या आएगा, -2 लाख आएगा, आएगा ना, -2 लाख। भाई इनकम पर 10% लगाया तो 2 लाख आया, लॉस पर 10% लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 लाख। इसका मतलब कि 2 लाख हमने टैक्स वाले को देने, इसका मतलब टैक्स वाले से 2 लाख लेने। देखो टैक्स वाला देगा तो नहीं, मुश्किल से देगा, इतना तो हमें पता है।
तो क्या होता है, इसकी एडजस्टमेंट होती है। इसको हम किसी और इनकम के साथ क्लब कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, इसका बेनिफिट ले लेंगे बाहर तौर। कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये अभी का मैटर नहीं है हमारा, ये लॉसेस का चैप्टर है, वो लॉसेस का चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गई बात। लेकिन एक बात तय है कि लॉस भी एक बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट है? एक्सपेंसेस भी बेनिफिट है। देखो ये मैं बता रहा हूं, ये बेनिफिट की चीजें, बेनिफिट की चीजें याद होनी चाहिए। इंसान को फायदा किधर से हो रहा है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मैं आपसे बोलूं, मैंने बताया ना, मेरे अब्बू की रेंटल इनकम जो बंदा रिटर्न में डाल रहा था, वो उसके एक्सपेंसेस ही नहीं ले रहा था, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एक्सपेंसेस ले ही नहीं रहा था। तो जब कोई बंदा एक्सपेंसेस नहीं लेगा, इनकम के अंदर से एक्सपेंसेस लेस नहीं करेगा, तो क्या वो ज्यादा इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। मैंने अपने अब्बा को ये तो बोला, ये देखो पता नहीं किस पागल से आप टैक्स फाइल करा रहे हो। फिर अब्बा ने बोला चलो अगली दफा से तू करना। ठीक है, वही बात समझ आ रही बात, ये बात। तो ये बेनिफिट की चीज़ है। क्या क्या बेनिफिट की चीज़ें हैं? चलो अभी टाइम खत्म हो रहा है आज के लेक्चर का, कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना, क्योंकि यही सारे फीचर्स हैं किसके? नॉर्मल टैक्स रिजीम के, जो मैंने आपको सारे इन एग्जांपल्स के अंदर बता दिए। अब हम कल सिर्फ इसको लिस्ट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ताकि आपके रजिस्टर्स में नोट डाउन हो जाए कि नॉर्मल टैक्स रिजीम के फीचर्स क्या हैं। ये मैंने आपको बहुत खोल के फॉर्मेट के साथ, सब चीज़ों के साथ बता दिए हैं। कल मैं रिकैप करूंगा, कल मैं ये फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। अभी आप लोग बना लो, मुझे दोबारा ना बनवाना पड़े, ये इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ये फॉर्मेट बना लो, ये भी बना लो, और कल मैं इसको लिस्ट डाउन कराऊंगा। अभी मैं क्विकली जरा सा रिकैप कर दूं। नॉर्मल टैक्स रिजीम है क्या? सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ, हर हेड ऑफ इनकम में नॉर्मल इनकम को हम सम कर देंगे। सर ये पता कैसे चलेगा ये नॉर्मल है? ये वाली जो इनकम चल रही है, फिर रही है, फुदक रही है, जा रही है, ये नॉर्मल वाली है, इसको हमें पकड़ना है, इसमें डालना है। ये बाद में बताऊंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। सर उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, एन का स्टैंप लगा हुआ होगा, कैसे नजर आएगी हमें? हम इसको डालें कैसे नॉर्मल वाले डब्बे में, नॉर्मल वाली बाल्टी पे कैसे डालें इसको हमने कहा अभी आपको नहीं पता, ये बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जो भी नॉर्मल वाली होगी हर हेड की, उन सबको पकड़ के हम एक साइड पे करेंगे, एक डब्बे में बंद करेंगे, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे? नॉर्मल स्लैब रेट्स लगा देंगे। हमने कहा इनकम भी क्या होती है? रेवेन्यू को इनकम नहीं बोलते, रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस को इनकम बोलते हैं। सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को आपने टोटल कर लिया एग्जेम्प्ट के साथ, उसको टोटल इनकम कहा, फिर एग्जेम्प्ट को निकाल दिया, एग्जेम्प्ट को निकाल दिया, उसमें एक और बेनिफिट भी निकाल दिया, क्या? डिडक्टेबल अलाउंस। मैं सिर्फ कल ये बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा। डिडक्टेबल अलाउंस क्या आ जाएगी? इस पर टैक्स रेट लगेगा, कौन सा वाला? नॉर्मल स्लैब रेट। और क्या आ जाएगी हमारे पास? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। उसके बाद क्या कुछ लेस होगा? टैक्स क्रेडिट। बेनिफिट है, लेस होगा, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यही सारे फीचर्स हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम के। क्या फीचर्स हैं कल हम लिखेंगे। इसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं, इसमें लॉस आ सकता है, इसमें डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकता है, इसमें से टैक्स क्रेडिट भी लेस हो सकता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, यही हम कल लिखेंगे एज द फीचर्स ऑफ नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्या ये बातें याद रहेंगी कल तक? इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। may Allah bless you all. Take care a lot. अल्लाह हाफिज।